everyone, welcome to NEET Nova. This is Simran, your biology educator. I hope you all are doing great और आपकी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी. तो वेलकम टू द एनसीईआरटी अनलॉक सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी जो है उसको डिटेल में लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं, एक एक लाइन का एक एक शब्द का मतलब जानते हैं. तो आज इस सेशन में जो चैप्टर हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का, वो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ेंगे. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. ओके, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, वो प्लांट्स जिन पे फूल लगते हैं उनकी एनाटॉमी. एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी. अब पहले यहाँ दो टर्म समझते हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कोई देखने में कैसा, हमें दिखाई कैसा दे रहा है वो. अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें तो उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, ये सारी चीजें क्या है, एक एक्सटर्नल फीचर्स हैं कि वो बाहर से देखने में कैसा दिख रहा है. बट उसी तरह अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसके सेल्स कैसे हैं, उसकी बॉडी किन टाइप के सेल से बनी है, टिश्यूज कैसे हैं, उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं, ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीजें होती हैं इंटरनल स्ट्रक्चर और इन्हीं को हम बोलते हैं एनाटॉमी. स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. कि बाहरी कैसा दिख रहा है कोई भी प्लांट एनिमल, वो उसकी मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम बोलेंगे एनाटॉमी. तो आज ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी के बारे में. और किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे? हम करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी. ओके, तो अब आते हैं एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम. You can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of larger living organisms, both plants and animals. कि अब जो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको देख के हम बड़ी इजीली उनकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देख के हम समझ सकते हैं कि दो प्लांट्स हैं, उनमें ये सिमिलैरिटीज हैं, दोनों के लाल रंग के फूल हैं, दोनों की पत्तियां ऐसी हैं. तो हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं अगर हम लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. Similarly, if we were to study the internal structures, अब अगर हमें उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी हो तो भी हम कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं. अगर हम किसी दो एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें लगे कि हाँ दोनों के सेल्स कुछ सेम है, कुछ सेम सा फंक्शन है, या कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस एनाटॉमी में भी होंगे. This chapter introduces you to the internal structures and functional organization of higher plants. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं हायर प्लांट्स के यानी एंजियोस्पर्म्स के, और उनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है. जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, किस तरह का टिश्यू बनाएंगे, उन टिश्यूज से मिलकर कौन सा ऑर्गन्स बन रहे हैं या ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Study of internal structure of plant is called anatomy. अब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी. Plants have cells as the basic unit. अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हर चीज जो है वो सेल से मिलके बनी है. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज. अब सेल्स जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं, एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स. अब टिश्यूज मिलके जो है वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे. डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर. अब जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा. एक ऑर्गन दूसरे जैसा सिमिलर तो नहीं होगा, उनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे. Within angiosperms, अब angiosperms यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. अब angiosperms के अंदर भी हमें पता है मोनोकोट्स होते हैं, डाइकोट्स होते हैं. मोनोकोट्स यानी कि जिनके सीड में एक ही कॉटिलेडन है, और डाइकोट्स यानी दो कॉटिलेडन्स वाले सीड जिनमें होते हैं. तो उनके अंदर भी जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं उनके भी स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट हैं.
इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट। अब जैसी किसी प्लांट का एनवायरमेंट है, किस कंडीशन में वो रहता है, कैसा उसका हैबिटेट है, उस अकॉर्डिंग उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी अडेप्टेड है, मॉडिफाइड होंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो उनको उस हैबिटेट में रहने में हेल्प करेंगे, उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ओके अब हमने बोला कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो अब टिश्यू की डेफिनेशन देखते हैं, क्या टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, किस तरह के टिश्यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन जो है वो कॉमन है, सेम ओरिजिन से वो सेल्स जो हैं वो पैदा हुए हैं, एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, और उन सेल्स का जो फंक्शन है, जो काम है, वो भी क्या है, कॉमन, एक ही तरह का काम परफॉर्म करते हैं। और ऐसे सेल्स ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे कि हाँ हम एक जैसे हैं, ग्रुप बना लेंगे, गैंग बना लेंगे, और उस गैंग को, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम टिश्यू बोलेंगे। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, एक प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यूज हो सकते हैं। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। अब प्लांट्स के अंदर दो मेन ग्रुप्स में टिश्यूज को क्लासिफाई कर दिया। वो दो ग्रुप्स कौन से थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो यानी प्लांट्स के अंदर हम बात करें तो टिश्यूज को बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट कैटेगरी इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज and the second category is permanent tissues. ओके अब किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया, बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, कि इनमें जो सेल्स हैं, जो सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और सेल्स बना रहे हैं, या फिर वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं और कोई और परमानेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा लेट मी क्लियर यू कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होंगे दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, इनके सेल्स के पास अभी डिवीजन की कैपेसिटी है, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूली डिवाइड किए जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से डिवाइड किए जा रहे हैं। बट ये जो परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं दे डू नॉट डिवाइड। अब ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइड कर करके थक चुके हैं, ये कहते हैं हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, हमें कोई परमानेंट टास्क दे दो, कोई परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हम डिवाइड नहीं करना चाहते। तो ये डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में। चलिए अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही पढ़ेंगे इन डिटेल। तो बात करेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ग्रोथ in plant is largely restricted to specialized region of active cell division called मेरिस्टम्स। अब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो कुछ सर्टेन एरियाज में रिस्ट्रिक्टेड होती है, ऐसे एरियाज जिनके अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, जिनके सेल्स के पास वो एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं, वहां पे ग्रोथ जो है वो हाईली होती है। और ऐसे एरियाज को जहां ये एक्टिव सेल डिवीजन हो उनको बोलते हैं मेरिस्टम्स। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम। अब एक प्लांट के पास अलग अलग तरह के मेरिस्टम हो सकते हैं, अलग अलग तरह के एक्टिव सेल डिवीजन वाले एरियाज हो सकते हैं। द मेरिस्टम विच अकर एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। अब रूट की टिप और शूट की टिप, रूट की टिप और शूट की टिप यानी एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। ऐसे जो सेल्स हैं, ऐसे जो टिश्यू हैं जो एपेक्स पे प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, प्राइमरी टिश्यूज बनाएंगे एंड आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। यानी एपेक्स पे प्रेजेंट है, एपिकल रीजन पे प्रेजेंट है तो उनको क्या बोल देंगे, एपिकल मेरिस्टम। जो रूट के एपेक्स, अगर ये रूट है इसके एपेक्स रीजन में जो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी RAM। एंड ये ग्राउंड लेवल अगर है दिस इज अ शूट, और इसके एपेक्स पे जो प्रेजेंट है वो होगा शूट एपिकल मेरिस्टम, SAM।
तो यही बोला गया है कि मेरिस्टेमेटिक जोन्स जो हैं वो रूट के एपेक्स पे जो प्रेजेंट है, शूट के एपेक्स पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। अब यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये डायग्राम ए वाला जो है ये रूट का डायग्राम है, यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टम, और इसके बाद टर्मिनल रीजन पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, रूट कैप। तो यानी हमारी जो रूट है उसके अंदर जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, आपका रूट कैप। वहीं हम अगर शूट की बात करें तो ये रहा हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन, और इसके अलावा अब क्या दिख रहा है हमें, लीफ प्राइमोडियम दिख रहा है जिसमें से नए लीव्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगे, एंड एक्सिलरी बड दिख रहा है हमें कि कुछ जो शूट एपिकल मेरिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना वो यहीं पीछे रह जाते हैं और उनसे क्या बनता है, एक्सिलरी बड। अब एक्सिलरी बड बच्चे क्या होता है, सपोज ये एक प्लांट की शूट है, ठीक है, यहाँ पे इसका शूट एपिकल मेरिस्टम था, तो जब ये प्लांट ग्रो करता जाएगा तो इसका शूट एपिकल मेरिस्टम भी ऊपर जाएगा, है ना, डिस्टिंक्ट रीजन तक जाएगा, बट कुछ पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो पीछे रह जाता है, वो इन एरियाज में रह जाएगा, और यहां से क्या ओरिजिनेट होगी आपकी एक्सिलरी बड, ठीक है, उसमें से क्या बनेगा, कुछ फ्लोरल प्राइमोडिया बन जाएगा, ब्रांचेस बन सकती हैं। तो इस तरह से जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो लीव बिहाइंड, वो रह जाता है पीछे, और वहां से क्या ओरिजिनेट होती हैं, एक्सिलरी बड्स। ओके, अब आगे इन्हीं के रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ रूट, जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो रूट की टिप को ऑक्यूपाई करेगा, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। यानी अगर ये हमारा स्टेम एक्सिस है तो इसका सबसे डिस्टेंट मोस्ट रीजन जो है वो किसके पास आएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी डिस्टेंस मतलब दूर वाला, सबसे ऊपर वाला। ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम, अब जब लीव्स की फॉर्मेशन होती है, स्टेम एलोंगेट करती है, तो सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, जो एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे, अभी जो मैंने आपको बताया है पिछली स्लाइड में भी, फ्रॉम द एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स पीछे ही रह जाएंगे, सपोज ये ग्रो की तो इसके कुछ सेल्स यहां रह गए, और वो क्या बनाएंगे, दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड, उनसे क्या बनेंगी, एक्सिलरी बड्स बनेंगी। सच बड्स आर प्रेजेंट in the axils of leaf and are capable of forming a branch or a flower। तो यहां से अगर कोई लीफ ओरिजिनेट हो रही है तो उसके एक्सिल, अब एक्सिल क्या होता है, लेट मी मेक इट क्लियर, सपोज दिस इज अ स्टेम और ये है इसका शूट एपिकल मेरिस्टम, अब यहां ये कुछ सेल्स जो हैं वो रह गए पीछे। अब सपोज बेटा यहां से निकल रही है एक लीफ, तो ये जो एंगल है बीच में, द एंगल जो एक लीफ की पेटियोल और स्टेम के बीच होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिल। तो यहां से जो बड निकलेगी उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड, यहां पे जो बड निकलेगी उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। तो यानी अल्टीमेटली ये एक्सिलरी बड जो थी वो किसने बनाई है, शूट एपिकल मेरिस्टम जो पीछे रह गया था उसने क्या बना ली, एक्सिल वाले एरिया, लीफ का जो एक्सिल है उसमें क्या बना ली, एक्सिलरी बड। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। आगे चलते हैं, द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब ये तो हमने बात किया कि एपिकल मेरिस्टम है ना, जो टिप्स पे प्रेजेंट है। अब सपोज यहां मेरे पास एक स्टेम लगा लो, ठीक है, ये स्टेम है, यहां इसका एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। अब सपोज कीजिए कि यहां मैच्योर टिश्यू प्रेजेंट है, ये बीच बीच में क्या है, मैच्योर टिश्यूज हैं। अब इन मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरे पास डिवीजन वाले सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं, जो इस एरियाज में प्रेजेंट हैं, वो क्या होंगे, मेरे इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम का मतलब क्या है कि जो मैच्योर
टिश्यूज के बीच बीच में प्रेजेंट है, ये था एपिकल मेरिस्टम। और जो मेच्योर टिश्यूज के, इफ दीज आर मेच्योर टिश्यू, तो इनके बीच बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। अब जो ग्रास है, सपोज उनके अंदर जो हर्बीवोर्स हैं वो ग्रास को खाते हैं, दे ग्रेज, ठीक है। अब सपोज ये ग्रास है, ठीक है, इसकी रूट टिप पे था, शूट टिप पे, शूट एपिकल मेरिस्टम। अब सपोज हर्बीवोर ने ग्रास खाया तो वो ऊपर से तो खा गया इसको, ठीक है। इनके अंदर अब जो लेंथ इंक्रीज है, दोबारा से ये ग्रास रीजनरेट कैसे करेगा अपनी हाइट, वो किसकी वजह से करेगा, वो इंटर कैलरी मेरिस्टम, यहां जो उसके पास जो इंटर कैलरी मेरिस्टम यहां पड़ा था उसकी वजह से वो दोबारा उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होगी, वो अपनी लेंथ को रीजनरेट कर सकता है। Both apical and intercalary meristem are primary meristem because they appear early in the life of plant। अब इनको प्राइमरी मेरिस्टम बोला जाता है क्योंकि जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम हैं वो दोनों ही जब कोई प्लांट की अर्ली लाइफ होती है तब से लेके ही प्रेजेंट होते हैं, ये पहले बनते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम बोला जाता है। और ये क्या काम करते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब है जब कोई प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है, बन रहा है, तो उसके जो पहले पार्ट्स बनेंगे उनको फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके, नेक्स्ट है the meristem that occur in the mature region of root and shoot of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called secondary or lateral मेरिस्टम। अब क्या बोला गया है कि ऐसा मेरिस्टम, एक ऐसा डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप जो कहाँ प्रेजेंट है, मैच्योर रीजन्स में, जो जिनके जो एरियाज हैं अभी मैच्योर हो गए हैं, दे आर नॉट यंग इनफ, वहां पे प्रेजेंट है रूट और शूट में। और पर्टिकुलरली दोज प्लांट विथ प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जिनके अंदर जो वुडी एक्सिस है, यानी कि जो उनके स्टेम है उन पे वुडी एक्सिस प्रेजेंट है, बार्क प्रेजेंट है, एंड प्रोड्यूस्ड लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टम, और प्राइमरी मेरिस्टम के बाद बना है, यानी जब प्लांट ओरिजिनेट, उसकी लाइफ ओरिजिनेट हुई तब से प्रेजेंट नहीं है, वो बाद में कहीं जाके जब जरूरत पड़ी तब बना, ऐसे मेरिस्टम को बोलेंगे सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी जो पहले बना, सेकेंडरी जो बाद में बना, ठीक है, वो क्या हुआ, सेकेंडरी मेरिस्टम, और उसको और क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, अब इनकी शेप कैसी है, वो सिलेंड्रिकल है। फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, अब एग्जांपल है, लेट मी क्लियर दिस विद अ डायग्राम। अब सपोज ये मेरे पास एक शूट एक्सिस है, यहां पे मेरे पास टिप पे प्रेजेंट था शूट एपिकल मेरिस्टम, और फिर मैंने बनवाया था कि जो मैच्योर टिश्यूज के, सपोज ये मैच्योर टिश्यूज हैं मेरे पास, इन मैच्योर टिश्यू के बीच बीच में जो मेरे पास मेरिस्टम पड़ा होगा वो है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और जो मेरे पास लेटरल साइड्स में, इस तरह से लेटरल साइड्स में सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ मेरिस्टम पड़ा होगा वो होगा लेटरल मेरिस्टम। ये क्या है, सेकेंडरी टाइप ऑफ मेरिस्टम है, और इंटरकैलरी एंड एपिकल मेरिस्टम जो थे ये क्या थे, प्राइमरी मेरिस्टम की ही टाइप थे। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है। तो लेटरल, अब जो एपेक्स पे प्रेजेंट है जो, या इंटरकैलरी में, वो तो हमें पता है कि हाइट इंक्रीज करा रहे थे, ये क्या है, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है, तो ये चौड़ाई इंक्रीज कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ, गर्थ इंक्रीज कराएगा किसी प्लांट की। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास लेटरल कैम्बियम की, फेस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इसको हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एंड देन वी हैव कॉर्क कैम्बियम।
ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास किसकी, लेटरल मेरिस्टम की। तो they are examples of lateral meristem. These are responsible for producing the secondary tissue. सेकेंडरी टिश्यू का मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ये सब बनेंगे तो इट मीन सेकेंडरी ग्रोथ। जो लेटरल मेरिस्टम है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, यानी गर्थ इंक्रीज करवाएगा। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम्स, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. अब जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम में ग्रोथ होती जाएगी, नए सेल्स बनते जाएंगे, तो वो सेल्स जो क्या है धीरे धीरे करके वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और उनकी डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब जो अब नए सेल्स बने, मेरिस्टमेटिक सेल्स ही जो नए बन रहे थे, उन्होंने क्या किया, ये मेरे पास सपोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, इसके जो सेल्स थे ये जब डिवाइड करते गए तो एक ऐसा पॉइंट आया जब ये डिवाइड कर करके थक गए। इन्होंने क्या बोला, इनके पास अब डिवाइड करने की शक्ति चली गई। दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे लूज देयर ability to divide, और वो क्या हो गए, वो स्पेशलाइज्ड हो गए, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन स्पेशलाइज्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया। दे बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, कि अब ये स्पेशलाइज होके क्या बना लेंगे, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इन्होंने स्पेशलाइज होके क्या बना लिए, परमानेंट और मैच्योर सेल्स। अब ये जो परमानेंट और मैच्योर सेल्स है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स थे वो डिवाइड करके थक गए, उनके पास अब डिवीजन की कैपेसिटी नहीं रही, फिर वो हो गए स्पेशलाइज कि अब हम डिवाइड करके तो थक गए, हमें कोई परमानेंट काम दे दो। तो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन फिक्स्ड कर दिया गया उन सेल्स का, और उन्होंने क्या बना लिए, मैच्योर सेल्स बना लिए जो कि एक परमानेंट काम करेंगे। और उन मैच्योर सेल्स जो परमानेंट काम करेंगे उनके ग्रुप को बोला गया, they constitute the permanent tissue. ठीक है, during the formation of primary plant body, specific regions of apical meristem produce dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. तो जब प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो जो एपिकल मेरिस्टम है ना बेटा, इस एपिकल मेरिस्टम के ही सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, डर्मल टिश्यू, यानी कि जो प्लांट की आउटर कवरिंग है पूरी, वो होता है डर्मल टिश्यू जिसमें एपिडर्मिस वगैरह आता है। उसके अलावा ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे जो और इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, हमारी कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस, ये सब स्ट्रक्चर्स आएंगे, वो होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर। एंड वेस्कुलर टिश्यू जिसमें वैस्कुलर बंडल आ जाता है, जाइलम, फ्लोएम, ये सब चीजें आएंगी। तो वो सब कहाँ से बन रही हैं, एपिकल मेरिस्टम से बन रही हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। हमने अभी पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे उन्हीं से स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होकर सेल्स बने परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यू बना लिया उन सेल्स ने। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड, वो क्या करेंगे, उनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, वो डिवाइड नहीं करेंगे। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। अब जिन परमानेंट टिश्यूज के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो सेम है, मतलब अगर सेम तरह के सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया है परमानेंट वाला, तो वो होगा सिंपल टिश्यू। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अगर मिलके परमानेंट टिश्यू बनाएंगे तो वो होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यानी हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है इसके भी दो टाइप्स हैं। परमानेंट टिश्यू की हमारे पास है दो टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल वाले में क्या होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल। सिंपल वाला किससे बना होगा, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से।
और जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो बना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। यानी अगर एक ही तरह के सेल्स मिलके कोई परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं तो वो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अलग अलग तरह के सेल्स फ्रेंडशिप करके टिश्यू बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो वो होगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें वैरायटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए अब पहले हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। एक ही तरह के सेल्स होते हैं उसमें, तभी उसको सिंपल बोला गया है। वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, दे आर पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा and third one is sclerenchyma। तो ये तीनों हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमें पढ़ना है पेरेन्काइमा। ओके, पेरेन्काइमा किससे बने हुए हैं, फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गन। जो भी प्लांट के ऑर्गन्स हैं उनमें मेजॉरिटी में पेरेन्काइमा टाइप ऑफ टिश्यूज हमारे पास प्रेजेंट हैं। द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं, जनरली आइसोडायमेट्रिक। अब आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या है, ऐसे सेल्स जिनका डायामीटर जो है वो सेम है, शेप चाहे कोई भी है, वेदर इट्स सर्कुलर, वो स्क्वायर है, पॉलीगोनल है, किसी भी तरह के, उनका ये जो डायामीटर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, दे मे बी स्फेरिकल, उनकी शेप मैंने अभी बताया कि शेप कैसी भी हो, स्फेरिकल हो, राउंड हो, पॉलीगोनल हो, ओवल हो, एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, चाहे कोई भी शेप हो, उनका डायामीटर सेम रहेगा। देयर वॉल्स आर थिन, उनकी वॉल्स थिन होंगी, पतली होंगी, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किससे बनी हुई होंगी, वॉल्स सेल्यूलोज से बनी हुई होंगी। दे में इधर बी क्लोजली पैक्ड, अब या तो वो क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं एकदम चिपके चिपके से, और हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी वो सेल्स एकदम चिपके चिपके प्रेजेंट हो सकते हैं कि कोई भी स्पेस नहीं है, या फिर उनमें थोड़ी थोड़ी इंटरसेल्युलर स्पेसेस इस तरह से हो सकती हैं, लाइक दिस, की ये थोड़ी सी इंटरसेल्युलर स्पेस है और यहाँ पे देखो कोई स्पेस नहीं है। ओके, तो वो बिल्कुल ज्वाइंट भी हो सकते हैं, चिपके चिपके हो सकते हैं, या फिर थोड़ी थोड़ी इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो सकती हैं। The parenchyma performs various functions, अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है पेरेन्काइमा, लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, एंड वो क्या कर सकते हैं, फूड स्टोरेज का काम कर सकते हैं, कुछ सिक्रीट कर सकते हैं, सिक्रेटरी फंक्शन भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज आई वांट टू टेल, अगर पेरेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ऐसे पेरेन्काइमा को बेटा हम बोलेंगे, देन दिस पेरेन्काइमा वुड बी टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देंगे हम, क्लोरेन्काइमा। और ये क्लोरेन्काइमा जो है इट कैन डू फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस। ओके, अब इसके अलावा जो पेरेन्काइमा है, अगर वो स्टोरेज का काम कर रहे हैं तो उनको बोला जाता है, अगर ये पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम कर रहे हैं तो इनको बोला जाता है इडियोब्लास्टिक सेल्स। तो इनके सेल्स को क्या बोला जाता है, इडियोब्लास्टिक सेल्स। अगर इनके अंदर, अब हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर ये जो पेरेन्काइमा है ना, उनमें बड़ी बड़ी एयर कैविटीज हैं, बहुत ज्यादा एयर फिल्ड स्पेसेस हैं, तो ऐसे अगर उनमें क्या है, एयर कैविटीज हैं, तो उनको बोला जाएगा एरेन्काइमा। और ये एरेन्काइमा किस में प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफाइट्स में। इनका फंक्शन क्या है,
अब जो एक्वेटिक प्लांट है उनको पानी के ऊपर फ्लोट करना है, ठीक है। अगर अब उनमें एयर कैविटीज हैं, खाली एयर स्पेसेस हैं, तो वो उनको लाइट हो जाएंगे, वो उनके जो वेट है वो कम हो जाएगा, हल्के फुल्के हो जाएंगे, पानी में इजीली फ्लोट कर सकते हैं। बुओयंसी प्रोवाइड करेगा एरेनकाइमा, ताकि वो सिंक ना करे, फ्लोट करते रहे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एरेनकाइमा। ओके, ये था पेरेनकाइमा के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की मैं बात करूं, इट अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट। अब डाइकॉट्स के अंदर जो एपिडर्मिस क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। सपोज अगर मेरे पास ये एपिडर्मिस है किसी प्लांट की, तो जो कॉलेनकाइमा है वो इस एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होंगे, किसमें, सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। इट इज फाउंड, अब ये किस तरीके से पाया जाता है, या तो ये एक होमोजीनियस लेयर, जैसे ये मैंने बनाई कंप्लीट लेयर, इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इट कैन अकर इन पैचेस, या फिर कहीं कहीं पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि अगर ये एपिडर्मिस है, अरे इफ दिस इज एपिडर्मिस, तो इसके नीचे एक पूरी लेयर की बजाय ये कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये उसकी बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स। अब डायग्राम में देखिए, इनके जो सेल्स हैं वो यहाँ कॉर्नर्स पे देखिए बहुत ही थिकन्ड हैं, इनके कॉर्नर्स पे थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं। वो थिकनिंग्स किस वजह से हैं, क्यों थिकन्ड हो गए हैं कॉर्नर्स, ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड पेक्टिन। कौन से 3 सब्सटेंसेस डिपॉजिट हैं यहाँ पे, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस एंड पेक्टिन। ये 3 चीजें जो हैं वो डिपॉजिट हो गई हैं इनके कॉर्नर्स पे, इसीलिए इनके कॉर्नर्स क्या हैं, थिकेंड, दे हैव थिकेंड कॉर्नर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉलेनकाइमेटस सेल्स। जो कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं वो किस शेप के होंगे, वो ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, एंड दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगेन बेटा, जहां क्लोरोप्लास्ट है वहां मतलब फोटोसिंथेसिस हो सकती है। These cells assimilate food, अब ये फूड को असिमिलेट करने का काम भी करते हैं। When they contain chloroplast, यानी कि जब क्लोरोप्लास्ट इनके पास प्रेजेंट है तो ये फूड प्रोडक्शन का काम भी कर सकते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। अब यहाँ आप देखिए कैसे ये एकदम चिपक के सारे सेल्स, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, दे आर क्लोजली पैक्ड। कोई स्पेस आपको यहाँ नहीं देखेगी, एक के साथ दूसरा सेल पूरा चिपक के प्रेजेंट है। They provide mechanical support to the growing part of plants such as young stem and petiole of the leaf। जो भी अभी नए नए पार्ट्स प्लांट के ग्रो कर रहे हैं वो बिल्कुल टेंडर होते हैं, है ना, नाजुक होते हैं, तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। उनको वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडेड बाय कॉलेनकाइमा। ओके, मूविंग अहेड, लास्ट हमारे पास जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर क्या है, अब ये लॉन्ग नैरो सेल्स से बना हुआ होता है, जिनकी वॉल्स कैसी हैं, थिक और लिग्निफाइड है। यानी वहां पे क्या डेपोजिशन किसकी है, लिग्निन डेपोजिशन है, लिग्निन डिपॉजिट है इनकी सेल वॉल पे, तो इसीलिए उनको बोलेंगे कि सेल वॉल कैसी है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेलिज। अब इनके पास ना साइटोप्लाज्म है ना ऑर्गेनेलिज है, प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है पूरा, तो ये कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। यहाँ एक लाइन रह गई, लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। अब इनके जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड है और वहां पे कुछ पिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है इस तरह से, पिट्स प्रेजेंट है न्यूमरस, या फिर बहुत ज्यादा हो सकती हैं या कम भी हो सकती हैं। On the basis of variation in form, structure, origin and development, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्म कैसा है, डेवलपमेंट कैसी है, इनके बेसिस पे ये जो स्क्लेरेनकाइमा है
कि फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर स्क्लेरिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब फाइबर लाइक होंगी, लंबी होंगी, नैरो होंगी। स्क्लेरिड्स जो हैं वो ओवल स्फेरिकल इन शेप होंगे। आगे पढ़ते हैं। जो फाइबर्स हैं वो क्या है, थिक वॉल्ड है, मोटी वॉल्स हैं उनकी। सेल वॉल कैसी है, थिक है, मोटी है, लंबी है, एलोंगेटेड है एंड पॉइंटेड सेल्स। अब यहाँ इनके टिप्स कैसे हैं, पॉइंटेड है, थिक सेल वॉल है और ये कैसी हैं, एलोंगेटेड हैं। और इनके अंदर जो बीच में कैविटी है ये, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमन। ये जनरली ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग फाइबर्स जो है मिलके एक ग्रुप में रहती हैं। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ये फाइबर्स जो हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो हैं वो मिलके ग्रुप्स में रहेंगी। द स्क्लेरिड्स, अब स्क्लेरिड्स की बात करते हैं, आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। स्क्लेरिड्स की शेप कैसी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है या फिर सिलेंडर लाइक सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। अब इनकी वॉल्स कैसी हैं, थिकन्ड है, डेड है ये, विद वेरी नैरो कैविटीज और ल्यूमन। अब इनके अंदर की जो कैविटी है ना वो बहुत ही कम है, छोटी सी कैविटी है, नैरो कैविटी है। ल्यूमन ये देखो बिल्कुल ही छोटू सी कैविटी है। अब क्यों छोटी सी कैविटी है ये, क्योंकि इनकी सेल वॉल्स क्या है, एकदम थिक हैं। लिग्निन जो है ये ऐसा डिपॉजिट हो गया है कि अंदर 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 ऐसे पूरी डेपोजिशन आ गई है कि अंदर जो कैविटी थी वो बिल्कुल नैरो छोटी रह गई है। These are commonly found in fruit walls of nut। जो नट्स होते हैं हमारे, उनकी जो वॉल है, फ्रूट वॉल है, उसमें पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। पल्प ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट का पल्प होता है जैसे कि गावा, पियर, सपोटा, इनके पल्प में पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। इसके अलावा सीड कोट्स, जैसे लेग्यूमिनस जो हमारे प्लांट्स हैं उनके सीड के कोट में पाया जाता है। लीव्स ऑफ टी, जो टी है उनकी लीव्स में, चाय की पत्तियों में भी स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। प्लांट के जो ऑर्गन हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्क्लेरेनकाइमा। तो ये हमने तीनों पढ़ लिए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आगे बढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग तरह के सेल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो अलग अलग तरह के परमानेंट सेल से मिलके बने हुए हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं पर मिलके काम करेंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे, टिश्यू बनाएंगे। किस तरह का टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इनमें कौन कौन से हम पढ़ेंगे टिश्यूज, दो टिश्यूज हमने पढ़ने हैं, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम जाइलम और फ्लोएम जो है उनको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। चलिए पहले बात करेंगे जाइलम की। जाइलम का फंक्शन हमें पता ही है कि ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है। 9th क्लास के अंदर भी आपने ये चीज पढ़ी होती है जाइलम फ्लोएम के बारे में, कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन का काम करता है। तो दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू हैं, एक चीज को कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये है क्या, कंडक्टिंग टिश्यू है फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। अब वाटर जो है, देखो हम पानी, किसी भी प्लांट को जब हम वाटर देते हैं, पानी देते हैं तो वो कहाँ डालते हैं, उसके आसपास की जो सॉइल है, रूट्स को पानी जाए इसीलिए हम वहां पानी, ये तो नहीं कि ऊपर से स्टेम में लीव्स पे पानी दे रहे हैं, नो, हम पानी डालते हैं जड़ों वाले एरिया के पास यानी रूट्स के पास। तो रूट्स जो है वो पानी अब्सॉर्ब करेंगे, वो पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा स्टेम को, लीव्स को। तो यानी वाटर की कंडक्शन की डायरेक्शन क्या है, रूट्स से स्टेम, स्टेम से आगे लीव्स तक। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये कंडक्शन के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं। जाइलम के पास क्या है, 4 एलिमेंट्स से ये बना हुआ है, यानी 4 अलग अलग एलिमेंट मिलके जब काम करते हैं तो जाइलम का पूरा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अब इनके नाम क्या है हमारे पास, वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, थर्ड वन है हमारे पास जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, एंड फोर्थ वन इज जाइलम पेरेन्काइमा। ओके, अब वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ट्रैकीड्स।
ट्रैकीड्स की बात करेंगे तो ये कैसे हैं, एलोंगेटेड हैं, ट्यूब लाइक सेल्स हैं, लंबे होंगे, ट्यूब लाइक होंगे, यहाँ आपको दिख भी रहे हैं, एलोंगेटेड हैं, पतले हैं, ट्यूब लाइक हैं, और इनके सेल्स की जो मतलब वॉल्स हैं वो कैसी हैं, थिक वॉल्ड हैं, लिग्निन डिपॉजिट हैं इनकी सेल वॉल पे भी, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, थिक हैं, एंड दे हैव टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का मतलब होता है जो एंड्स जो है वो नैरो हैं, एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी जो एंड्स होंगे वो कैसे हैं, नैरो। तो इनके एंड्स कैसे हैं, पतले हैं, नैरो हैं, इट मींस दे हैव टेपरिंग एंड्स। ओके, दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। अब इनके अंदर भी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज यानी कि प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो ये सेल कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग्स विच मे वेरी इन फॉर्म। अब जो इनकी इनर वॉल है, सेल वॉल की इनर साइड जो है वहां पे कुछ थिकनिंग्स प्रेजेंट है, जिनकी जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, वो वेरी कर सकता है, डिफर कर सकता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो ट्रैकीड्स होते हैं एंड वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर यही मेन वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको अच्छे से समझ लो कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर वाटर का कंडक्शन जो है वो मेनली कौन से एलिमेंट्स की वजह से होता है, ट्रैकीड्स और वेसल्स की वजह से। वेसल्स इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ बात आती है वेसल की। वेसल्स कैसे होते हैं, ये भी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, ईच विद लिग्निफाइड वॉल एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि अलग अलग वेसल मेंबर्स जो थे, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा वेसल सेल है, यानी कि क्या है, वेसल को बनाने वाले ये सारे मिल के क्या बनाएंगे, इस तरह से एक वेसल बना लेंगे, और ये क्या कहलाते हैं, वेसल मेंबर्स। क्योंकि अलग अलग सेल ने एक वेसल बना ली तो ये क्या हुए, एक वेसल के अलग अलग मेंबर्स हुए। अब इनकी वॉल्स भी कैसी होंगी, थिक होंगी, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, ठीक है। और ये जो अंदर कैविटी है इसको बोला जाता है लार्ज सेंट्रल कैविटी। इनके अंदर जो सेंटर में एक लार्ज कैविटी होती है, ये वेसल का डायग्राम है, आप देख सकते हो, ये बीच में क्या है, पूरी कैविटी है, सेंट्रल कैविटी है इनके पास लार्ज साइज की। वेसल सेल्स आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रैकीड्स भी कैसे हैं, डेड हैं, नो प्रोटोप्लाज्म। वेसल के पास भी कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये भी डेड है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया, वेसल के जो मेंबर हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स। अब ये आपस में मैंने क्या बनाए, 3 मेंबर्स बनाए थे, है ना। इनकी जो कॉमन वॉल होगी, ये यहाँ से ऐसे जुड़े थे आपस में, ये कनेक्ट कैसे होंगे, इनकी कॉमन वॉल के अंदर कुछ परफोरेशन है, इस तरह से पोर्स प्रेजेंट हैं। अब कोई भी जैसे छन्नी का काम होता है ना, पोर्स प्रेजेंट है तो उसमें से चीज पास आउट हो जाएगी, तो वाटर एंटर अगर कर रहा है तो वो इस तरह से पास आउट हो जाएगा। 3 वेसल मेंबर्स ने मिलके एक कॉमन वेसल बनाया, और वो कैसे बना, क्योंकि उनके जो वॉल्स थी ना, कॉमन वॉल्स, उनमें थी परफोरेशन, तो इसीलिए वो कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स का होना एक उनका कैरेक्टरिस्टिक खास फीचर है। अब बात करेंगे जाइलम फाइबर्स की। नेक्स्ट वी हैव इज जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर की मैं बात करूं, हाईली थिकन्ड वॉल्स हैं। अब ये भी फाइबर्स हैं तो लंबे एलोंगेटेड होंगे, थिक वॉल्स हैं इनकी, एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन। अब इनका ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या है कि इनका जो ल्यूमन है वो कम है, कम होता जा रहा है। ओके, दीज आर मेनली इधर भी सेप्टेड और एसेप्टेड। सेप्टेड भी हो सकती है, एसेप्टेड ब्रांच अनब्रांच हो सकती हैं। सेप्टेड का मतलब बेटे क्या होता है, लेट मी रिमूव दिस। सेप्टेड का मतलब है कि जब इनर वॉल जो है वो इस तरह से इन्वेजिनेटेड है अंदर, यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन काइंड ऑफ एक कंडीशन प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे सेप्टेड। अगर ये चीज नहीं है, डायरेक्ट हमारी जो इनर वॉल है वो इस तरह से प्रेजेंट है, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, एसेप्टेड। ठीक है, तो वेसल्स जो है वो सेप्टेड भी हो सकती हैं एंड एसेप्टेड भी हो सकती हैं। ओके, जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें अगर,
जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, लिविंग हैं। अब ये तीनों जो थे हमारे पास, फाइबर्स भी क्या होती हैं बेटा, डेड। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो लिविंग है, जिसके सेल्स, ठीक है, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और ये थिन वॉल्ड हैं, बाकी सारे कैसे थे, थिक वॉल्ड थे। ये सब कैसे थे, तीनों थिक वॉल्ड। और ये कैसा है हमारे पास, पैरेन्काइमा, इट इज थिन वॉल्ड। अभी पैरेन्काइमा के सेल्स की बात करें, हमें पीछे अभी सिंपल टिश्यू पढ़े हैं कि थिन वॉल होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, तो सेम वही चीज है। सेल वॉल कैसी है, सेल्यूलोज से बनी हुई है, फूड स्टोर का काम करते हैं। और इनके अंदर किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, फूड स्टोरेज करते हैं, पर जो फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में। और कुछ और सब्सटेंसेस भी ये स्टोर करते हैं, जैसे कि टैनिन्स। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सब्सटेंसेस ये स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं स्टार्च और फैट की फॉर्म में, और उसके अलावा टेनिन नाम का सब्सटेंस भी ये स्टोर करते हैं। इनके अंदर अब रेडियल कंडीशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो रेडियस, अब ये तो एलोंगेटेड एक ही डायरेक्शन में, प्लांट के अंदर ब्रांचेस भी है ना, उनमें कंडक्शन कैसे होगी, जो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, यानी कि जो लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होंगे, उनके थ्रू रेडियल कंडक्शन होगी। तो ये सारा कुछ था हमारे जाइलम के बारे में। अब थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स। जो प्लांट के अंदर पहला जाइलम बना उसको बोलेंगे प्राइमरी जाइलम, ठीक है, वो दो टाइप का है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब इसमें से भी जो पहले बना वो प्रोटो, बाद में बनने वाला मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म जो बाद में बना है वो क्या है, मेटाजाइलम। ओके, इन स्टेम, अब स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर। अब अगर स्टेम का ये वैस्कुलर बंडल है, सपोज दिस इज पिथ, और ये आउटवर्ड रीजन है, मतलब इधर एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी, इस तरह से। आउटर साइड ये है इनर साइड। अगर हमारा जो प्रोटोजाइलम है, यानी पहले वाला जाइलम जो पहले बना था प्राइमरी जाइलम, वो टुवर्ड द पिथ है, सपोज यहां मेरे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और जो हमारा मेटाजाइलम है, इट इज टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन। अगर ये मेटाजाइलम, अरे दिस इज सपोज मेटाजाइलम, और ये कहां प्रेजेंट है, आउटवर्ड पेरीफेरी की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हम कंडीशन को, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एंडार्क कंडीशन। ये किसमें होती है बेटा, दिस इज फाउंड इन स्टेम। कंडीशन क्या है, एंडार्क कंडीशन, दिस इज एंडार्क। एंडार्क आप याद कैसे रखोगे कि पहले बना हुआ जाइलम जब अंदर है तो एंडार्क, ओके। अब रूट के अंदर क्या है, इससे ऑपोजिट होता है। इन रूट्स में क्या होगा, प्रोटोजाइलम जो है वो होगा टुवर्ड्स द पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम बाहर होगा, आउटवर्ड होगा, और जो मेटाजाइलम है वो इनवर्ड होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ जाइलम को हम बोलते हैं एक्सार्क। यानी जब पहले वाला जो फर्स्ट फॉर्म्ड हमारा जाइलम था वो बाहर है, एक्सटर्नल साइड पे है, तो कंडीशन क्या है, एक्सार्क, ठीक है। अब ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। ये हमारा सपोज वैस्कुलर बंडल है, यहां अगर हमारे पास हमारा मेटाजाइलम है, और दिस इज आई से मेटाजाइलम, और हमारे आउटवर्ड रीजन में क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा प्रोटोजाइलम। ये कंडीशन हम किस में पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग दिस इट फॉर रूट। और जब प्रोटोजाइलम बाहर है, मेटाजाइलम अंदर है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सार्क कंडीशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था जाइलम के बारे में, पहले हमने पढ़ा किस एलिमेंट से बना हुआ है जाइलम, क्या फंक्शन है उनके, फिर हमने प्राइमरी जाइलम को पढ़ा, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम ये पढ़ा, दो कंडीशंस पढ़ी, एक्सार्क एंड एंडार्क। चलिए जी आगे, अब पढ़ेंगे हम फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्लोएम। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स, क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल
कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, लीव्स की सरफेस पे हो रही है, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स इसके अंदर हो रही है। अब लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुई, खाना बना लीव्स के अंदर, पर खाना तो हर ऑर्गन को चाहिए, हर जगह पे खाना जाना चाहिए, तो लीव से बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट फूड को ले जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब इसके अंदर भी बेटा एंजियोस्पर्मिक जो हमारा फ्लोएम है उसके भी हैं 4 एलिमेंट्स। जैसे जाइलम में 4 एलिमेंट्स पढ़े, एंजियोस्पर्म्स के जो फ्लोएम है उसके भी 4 एलिमेंट्स हैं। वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, सीव ट्यूब्स है, देन हमारे पास कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, एंड हमारे पास फ्लोएम फाइबर्स हैं। ओके, अब वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। अब ये थी एंजियोस्पर्म्स की बात। जिम्नोस्पर्म्स में अगर देखा जाए तो उनके पास होते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फूड कंडक्शन के लिए प्रेजेंट हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। इनमें सीव ट्यूब्स जो है वो एब्सेंट होगी। जिम्नोस्पर्म्स लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फूड कंडक्शन के लिए क्या प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स, बट दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, अब बात करेंगे इनके बारे में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करेंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग, लंबे होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और दे आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली, ट्यूब लाइक हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं। ये रहे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, हेयर यू कैन सी इस तरह से लॉन्ग है और लॉन्गिट्यूडनली ही अरेंज्ड हैं। अब ये क्या है, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। अब यहाँ आप देखिए इनके साथ ये पिंक कलर के कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब के साथ ही क्या प्रेजेंट है, कंपेनियन सेल्स। Their end walls are perforated in sieve-like manner or to form sieve plates. अब क्या है, इनकी जो एंड वॉल्स हैं, ये एक सीव ट्यूब है, सपोज इसकी एंड वॉल क्या है, इस पे पोर्स हैं, परफोरेटेड है, सीव लाइक पैटर्न बना लेगी, जैसे छन्नी होती है ना वैसा सीव लाइक काम करेगी ये। ओके, जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ जी, मैच्योर सीव एलिमेंट्स पोजेसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि इनमें से क्या फीचर होता है मैच्योर सीव एलिमेंट्स का, तो उनके अंदर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, एक लार्ज वैक्यूल होगा, बट दे लैक अ न्यूक्लियस। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा कि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ओके, जो मैच्योर सीव एलिमेंट्स हैं उनका साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ हो जाएगा क्योंकि उनके सेंटर में बड़ा सारा वैक्यूल है और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उनमें। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। अब क्योंकि जो मैच्योर सीव ट्यूब हैं उनमें तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो उनका फंक्शन कैसे कंट्रोल होगा, न्यूक्लियस तो जरूरी है, तो उनका फंक्शन जो कंपेनियन सेल्स उनके साथ में प्रेजेंट है ना, वो उनका फंक्शन कंट्रोल करेंगे। जो उनका न्यूक्लियस है वही इसके फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। अब बात करेंगे कंपेनियन सेल्स की। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। किस तरह के सेल्स हैं ये, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये तो हमने देखा ही है कि सीव ट्यूब के साथ एकदम बिल्कुल क्लोजली एसोसिएटेड हैं कंपेनियन सेल्स। Sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields. अब इनके अंदर ये कनेक्टेड कैसे हैं, दे आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड, इस तरह से आपस में लेटरल साइड्स पे इनके कनेक्शंस होगा। प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, जो इनकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स हैं उनकी साइड में कॉमन वॉल्स जो हैं वहां पे पिट फील्ड्स, पोर्स की तरह पिट्स प्रेजेंट होंगे जिससे ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। जो सीव ट्यूब्स हैं जब उनमें कंडक्शन हो रही होगी तो प्रेशर जो चेंज होता है उस ग्रेडियंट को कंट्रोल करने में कंपेनियन सेल्स हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम फ्लोएम पैरेन्काइमा की। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन मेड अप ऑफ
elongated tapering cylinder cells which have dense cytoplasm. अब one thing you should notice here is जब पेरेन्काइमा elongated फॉर्म में प्रेजेंट हो, हमने पढ़ा स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, जब वो elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे, लेट मी नोट, elongated जो पेरेन्काइमा है उसको बेटा हम बोलेंगे प्रोजेनकाइमा. द नेम फॉर एलोंगेटेड पेरेन्काइमा इज प्रोजेनकाइमा. ओके, तो इसका मतलब है कि जो प्रोजेनकाइमा है वो एक तरह से पेरेन्काइमा की ही टाइप है. ओके, अब फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करें तो ये भी एलोंगेट है, टेपरिंग एंड है इस तरह से, ठीक है, टेपरिंग एंड से बना हुआ है, आप देख ही सकते हो. अब इसका डेंस साइटोप्लाज्म है. पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है ना फ्लोएम के, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, डेंस है. एंड न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, मतलब ये लिविंग सेल्स हैं. सेल वॉल अगेन सेल्यूलोज से ही कंपोज है. इसके पास भी क्या है, पिट्स थ्रू विच द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स. अब अलग अलग जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं ना, सपोज ये दो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, पिट्स. इस तरह से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में कनेक्टेड है, जिसकी हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, आपस में फूड स्टोरेज का, कंडक्शन का काम जो है वो कर सकते हैं. ओके, द फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या काम है इसका, फूड स्टोर करता है और कुछ और सब्सटेंसेस जैसे कि रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, ये 3 टाइप का मटेरियल जो है वो पेरेन्काइमा स्टोर करता है, रेजिन, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स. फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स. फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. इंपॉर्टेंट लाइन, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स. जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट है. फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, इनको बास्ट फाइबर्स भी बोला जाता है. ये किससे बनी होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स. जो फ्लोएम फाइबर हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से बनी हुई हैं. दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम. जो प्राइमरी फ्लोएम होगा, जो उसमें हमारे फाइबर्स जो हैं, फ्लोएम फाइबर्स, वो एब्सेंट होंगी. एंड फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, बट सेकेंडरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट होंगी. दे आर मच एलोंगेटेड. कैसी होंगी ये, एलोंगेटेड हैं, अनब्रांच्ड हैं एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस. जो इनके एपेक्स होंगे ना बेटा, वो बिल्कुल ऐसे नीडल लाइक होंगे दोनों. ये भी नीडल लाइक, जो इनके एंड्स हैं वो कैसे हैं, नीडल लाइक हैं, एकदम तीखे पतले हैं. द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक सेल वॉल होगी इनकी. मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म. मैच्योर होने के बाद फाइबर्स कैसी हो जाएंगी, अपना प्रोटोप्लास्ट लॉस कर देंगी, डेड हो जाएंगी एंड बिकम डेड. फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प. जो जूट, फ्लैक्स और हेम्प वाले जो फ्लोएम फाइबर्स हैं आर यूज्ड कमर्शियली. इन्हीं से हम जूट का फाइबर सुनते हैं, वो एक्चुअल में है क्या, फ्लोएम फाइबर्स हैं, तो उनका कमर्शियल यूज है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये. द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स एंड इज कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम. जो पहले बना, प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बनेगा, उसके जो सीव ट्यूब्स हैं वो कैसी होंगी, नैरो होंगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रोटोफ्लोएम. एंड जो लेटर बनेगा उसके बिगर सीव ट्यूब्स होंगे, उसके सीव ट्यूब्स कैसे होंगे, बिगर होंगे, नॉट नैरो, दे विल बी बिगर इन साइज. एंड उस बाद में बनने वाले फ्लोएम को हम बोलेंगे मेटाफ्लोएम. जैसे हमने प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम पढ़ा, इसी तरह से प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम. प्रोटोफ्लोएम के सीव ट्यूब्स नैरो, मेटाफ्लोएम के सीव ट्यूब्स जो है वो नैरो नहीं होंगे, बिगर इन साइज होंगे, ब्रॉडर होंगे. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट फ्लोएम. अब हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम का मतलब है कि अलग अलग टिश्यूज ने मिलके क्या सिस्टम बनाया. ये पहले हमने पढ़े सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, वो थे टिश्यू. अब टिश्यू से मिलके जो बनेगा वो होगा टिश्यू सिस्टम. तो वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू, हमने पढ़े बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट. अब जो जिस टाइप के सेल्स उनमें प्रेजेंट है उस टाइप पे हमने टिश्यूज को पढ़ा.
Let's now consider how tissues vary in depending on their location in the plant body. अब plant body के अंदर tissues की क्या location है, उसमें वो कैसे vary करते हैं. Their structure and function would be also be dependent on the location. अब जिस तरीके की उनकी लोकेशन है उस हिसाब से उनका मतलब जिस एरिया को जैसी रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का जो फंक्शन होगा वो टिश्यूज परफॉर्म करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर ऑफ 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम. 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन लोकेशन के बेसिस पे. किस बेसिस पे हैं ये 3 टाइप के टिश्यू? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो टिश्यू सिस्टम में टिश्यूज की क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर टिश्यूज इन अ टिश्यू सिस्टम. तो 3 तरीके के जो टिश्यूज हैं वो किस बेस पे क्लासिफाइड हैं? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. तो 3 तरीके के वो टिश्यू सिस्टम कौन से हैं? These are epidermal tissue system, ground or fundamental tissue system, and the third one is the vascular or conducting tissue system. तो ये 3 टाइप के हमारे पास टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसी को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं और जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसी को हम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं. अब वन बाय वन इनको पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो बॉडी की कवरिंग बनाता है, ठीक है. जैसे हमारी स्किन है उसी तरह प्लांट में एपिडर्मिस होगी. द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग. क्या बनाएगा ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी. पूरे प्लांट बॉडी की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किसने बनानी है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ने. इट कंप्राइजेज ऑफ क्या क्या होगा इसमें? एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस. खुद एपिडर्मिस के जो सेल है एपिडर्मल सेल्स, उसके अलावा स्टोमेटा होती है प्लांट्स के अंदर एंड जो कुछ एपिडर्मल सेल्स फर्स्ट लेयर से निकलने वाले कुछ और अपेंडेजेस जैसे कि हेयर्स हो गए, ट्राइकोम्स हो गए, वो प्रेजेंट होंगे. ट्राइकोम्स एंड हेयर्स. अब सबसे पहले बात करेंगे हम एपिडर्मिस के बारे में. तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी. जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसी को बोलेंगे एपिडर्मिस. इट इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल विच फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर. ये एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स की एक लेयर है जो कॉन्टिन्यूअस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है. अब सपोज यहां मैं अगर ड्रॉ करूं इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं जो मिलके एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं, ठीक है. एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड. अब सिंगल लेयर्ड होती है, एक ही लेयर मतलब सिंगल लेयर में प्रेजेंट हैं सेल्स, ठीक है. सेल्स कैसे हैं? पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है. जो साइटोप्लाज्म है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, लाइनिंग द सेल वॉल और सेल वॉल के साथ साथ प्रेजेंट है. इस तरह से सेल वॉल के साथ साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है. और नेक्स्ट क्या बोला गया है? लार्ज वैक्यूल. अब इनके बीच में एक लार्ज वैक्यूल है, ओके. आगे का है द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर जिसको बोलते हैं क्यूटिकल. अब इस एपिडर्मिस के ऊपर भी एक और लेयर हो सकती है थिक सी वैक्सी जिसको बोला जाता है क्यूटिकल. इस लेयर को क्या बोलेंगे? क्यूटिकल. और ये लेयर हमने जो बनाई थी ये थी हमारी एपिडर्मिस. यानी एपिडर्मिस के बाहर अपर साइड पे जो एक्सटर्नल टू एपिडर्मिस है वो एक थिक मोटी सी वैक्सी लेयर है, वैक्सी काइंड ऑफ सब्सटेंस से बनी हुई है जिसका नाम है क्यूटिकल. अब क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है. इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, कि प्लांट के जो सरफेस है उसमें से एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो उसको प्रिवेंट करेगी. रूट्स के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट है. अब इसका क्या मतलब है? क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट क्यों है? क्योंकि रूट्स ने बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करना है ना. अगर वाटर मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर रेजिस्टेंट है क्यूटिकल. अगर वाटर रेजिस्टेंट है तो वो रूट्स के ऊपर सपोज रूट्स पे भी ये क्यूटिकल चढ़ा दो लग जाए तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगी, है ना, क्योंकि वो तो वाटर रेजिस्टेंट है.
तो रूट्स का तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा अगर उनपे क्यूटिकल आ जाए, प्लांट को वाटर सप्लाई कैसे मिलेगी? सो रूट्स डोंट हैव क्यूटिकल बिकॉज क्यूटिकल इज वाटर रेजिस्टेंट एंड रूट्स हैव टू एब्जॉर्ब वाटर, तो कोई लॉजिक नहीं है कि रूट्स के पास भी क्यूटिकल हो। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर, स्टोमेटा क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स की जो एपिडर्मिस है उसके अंदर बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा का काम क्या है कि ट्रांसपीरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, ट्रांसपीरेशन का काम करेंगे, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू। Each stoma is comprised of two bean-shaped cells known as guard cells. अब दो bean-shaped cells ये हमारे पास हैं। इन दोनों सेल्स को क्या बोला जाता है? दे आर टर्म्ड एज गार्ड सेल्स विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर। अब इनके बीच में ये जो पोर है इसको बोला जाता है स्टोमेटल पोर। दो जो गार्ड सेल्स हैं उनके बीच का जो पोर है उसको बोला जाएगा, जो होल है उसको बोला जाएगा स्टोमेटल पोर। इन ग्रासेस यानी मोनोकोट्स या ग्रासेस के अंदर गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड। जो गार्ड सेल्स है उनकी शेप कैसी है? डम्बेल शेप, इस तरह से। ये है मोनोकोट्स यानी ग्रासेस के अंदर गार्ड सेल्स कैसे हैं? डम्बेल शेप्ड। डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स हैं हमारे पास एंड आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द साइट ऑफ स्टोमेटल पोर आर थिन। जो आउटर वॉल है, अब देखो ये स्टोमेटल पोर है और ये क्या है? ये गार्ड सेल है सपोज, ये क्या है? स्टोमेटल पोर है बीच में। अब जो आउटर वॉल है जो इस स्टोमेटल पोर से दूर है वो कैसी है? इट इज थिन, ये तो थिन है, बट जो इनर वॉल है जो क्लोज टू स्टोमेटल पोर है वो है हाईली थिकन्ड। वो कैसी होगी बेटा? वो होगी हाईली थिकन्ड, इस तरह से। ओके, आगे क्या कहा गया है? द गार्ड सेल्स पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट। ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके पास क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। और ये अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प करेंगे ही। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटल पोर है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? ये गार्ड सेल्स। Sometime a few epidermal cells in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size. अब कुछ सेल्स जो गार्ड सेल्स के आसपास के सेल्स है ना, विसिनिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, जो उनके आसपास के सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, उनका कुछ स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म जो है वो स्पेशल हो जाएगी और उनको बोला जाएगा सब्सिडियरी सेल्स। ये जो बाहर वाले सेल्स हैं ना, ये वाले, इनको बोला है सब्सिडियरी सेल्स क्योंकि इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर, इनकी फॉर्म जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गई है। The stomatal aperture, guard cells and surrounding subsidiary cells are together called the stomatal apparatus. एक stomatal apparatus, पूरा stomatal apparatus में तीन चीजें आती हैं, गार्ड सेल्स, उनके बाहर के सब्सिडियरी सेल्स और उन दो गार्ड सेल्स के बीच का जो स्टोमेटल पोर है, ये तीनों चीजों को कंबाइनिंगली बोला जाता है स्टोमेटल अपरेटस। ओके, अब इसमें याद क्या रखना है? एक ये मेन जो चीज है याद रखनी है कि डम्बल शेप्ड होते हैं ग्रासेस के अंदर गार्ड सेल्स। बाकी ये मेन पॉइंटर्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्या है? सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। अब एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं उनमें कुछ आउटग्रोथ हो सकती हैं हेयर लाइक। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। अब अगर रूट की जो एपिडर्मिस है उस पे हेयर्स हैं तो उनको रूट हेयर्स, हमें पता है कि रूट की सरफेस पे हेयर्स होते हैं, उनको रूट हेयर्स बोलते हैं। वो कैसे होंगे? एलोंगेटेड, यूनिसेलुलर है, एलोंगेशंस हैं एपिडर्मल सेल्स की ही, यानी एपिडर्मल सेल्स से ही एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स कुछ निकले जिन्होंने बनाए रूट हेयर्स जो कि थे यूनिसेलुलर। एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब द वाटर, क्योंकि रूट हेयर है तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे ही। मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। अब स्टेम की अगर बात करें, एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकॉम्स। जो स्टेम के ऊपर हेयर हैं उनको बोला जाता है ट्राइकॉम्स। अब ये जो ट्राइकॉम है शूट सिस्टम में, ये यूजुअली क्या होंगे? मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। यानी कि अगर ये स्टेम सरफेस है
इस पे ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको ट्राइकोम बोलते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल भी हो सकता है इस तरह से, और ये इस तरह से ब्रांच्ड भी हो सकता है। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। अगर स्टिफ हैं, हार्ड हैं, तो वो कांटों जैसे हो जाएंगे, है ना। दे मे बी इवन सिक्रेटरी, इनका काम सिक्रेटरी भी हो सकता है, ये कुछ सिक्रीट भी कर सकते हैं। ट्राइकोम्स जो है वो हेल्प करते हैं प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्राइकोम्स जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ट्रांसपीरेशन के वजह से जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करेंगे ट्राइकोम्स। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम है। पहले हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड वन इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब क्या है, बाहर एपिडर्मिस है, सपोज दिस वाज एपिडर्मिस, और अंदर ये हमारा सारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। इन दोनों के बीच में जो भी टिश्यूज हैं वो सारे क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हमने पढ़े थे पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, वो हो सकते हैं। एंड यूजुअली क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज। अब जो ये ग्राउंड टिश्यू है उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेज, पेरिसाइकल, पिथ, और इनमें सेल्स किस टाइप के होंगे, पैरेनकाइमेटस सेल्स इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट। ये सारी बात किसकी हुई, प्राइमरी स्टेम और रूट की, ठीक है। लीव्स की मैं बात करूं तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं। लीव्स का जो ग्राउंड टिश्यू है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल्स होंगे, और उन क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स को हम बोलेंगे मीजोफिल। अब ये मीजोफिल जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट्स में कुछ अलग होती है। डाइकॉट्स के अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं इस मीजोफिल में, मोनोकॉट्स के अंदर सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। वो जब हम एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ेंगे उसमें हम ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को। ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इतना ही था। लास्ट टिश्यू सिस्टम जो है हमारा वो है द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो वैस्कुलर बंडल्स बनाएंगे मिलके। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो हमारा ग्राउंड टिश्यू था सिस्टम उसमें थे सिंपल टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यू में है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े थे हमने, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि इसमें क्या है, फ्लोएम और जाइलम ही है। अब जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल। अब इस जाइलम और फ्लोएम को कंबाइनिंगली बोला जाता है वैस्कुलर बंडल। डाइकॉट्स की बात करें तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। अब सपोज ये एक वैस्कुलर बंडल है, इसमें मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, एंड सपोज हियर आई हैव जाइलम, ठीक है। अब इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और टिश्यू प्रेजेंट है जिसको बोलेंगे हम कैम्बियम। ये कैम्बियम प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। सच vascular bundle because of presence of cambium possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues। अब ये जो कैम्बियम है एक्चुअल में इसका काम क्या है कि ये सेकेंडरी पार्ट्स फॉर्म करने में हेल्प करेगा, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। Hence they are called open vascular bundles। अब क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट है सो दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसीलिए ऐसे वैस्कुलर बंडल्स जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक कैम्बियम लेयर प्रेजेंट है उनको बोला जाएगा ओपन वैस्कुलर बंडल्स। अब ये बात थी डाइकॉट्स की, ठीक है। डाइकॉट्स के अंदर था हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट, मोनोकॉट्स के अंदर क्या है, नो कैम्बियम प्रेजेंट, कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, यानी कि उनमें दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनेंगे। तो इस तरह के टिश्यू जो वैस्कुलर बंडल होगा उसको बोला जाएगा क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, बिकॉज दे आर नॉट ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो वो कैसे वैस्कुलर बंडल हैं, क्लोज्ड, यानी ये कैम्बियम लेयर जो है वो नहीं प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, मोनोकोट्स के अंदर। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along different radii, the arrangement is called radial such as in roots। अब roots के अंदर क्या होता है बेटा, अगर डायग्राम से हम देखते हैं
ये डायग्राम है रूट्स का, ठीक है। इसमें अब क्या प्रेजेंट है, जाइलम जो है और फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है अलग रेडियाई पे, है ना। अब आप इसका रेडियस चेक करो, ये रेडियाई कुछ और है और ये कुछ और है, डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, और ये किस में होता है, ये होता है रूट्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये सब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल है। अब एक और टाइप आती है हमारे पास कॉन्जॉइंट टाइप, पहले हमने पढ़ा रेडियल, अब नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट टाइप में क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियाई ऑफ वैस्कुलर बंडल। अब ये एक वैस्कुलर बंडल है, इसमें फ्लोएम और जाइलम जो है वो इकट्ठे प्रेजेंट हैं एक ही रेडियाई पे। अब इस सिंगल रेडियाई पे मेरे पास फ्लोएम भी लाई कर रहा है, जाइलम भी प्रेजेंट है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है कॉन्जॉइंट, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो जॉइंटेडली प्रेजेंट है एट सेम रेडियाई। सच वैस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स, ये किस में पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन स्टेम एंड लीव्स, ओके। नेक्स्ट है द कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स में हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। अब जो कॉन्जॉइंट फ्लोएम वैस्कुलर बंडल हैं उनमें जो फ्लोएम है वो आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होगा, जाइलम जो है वो इनर वर्ड होगा। सपोज ये मेरे पास अगर वैस्कुलर बंडल है, अब इस साइड आउटवर्ड साइड है, एपिडर्मिस है ऊपर की साइड, अंदर की साइड पिथ प्रेजेंट है, तो जाइलम जो है वो इनर साइड पे प्रेजेंट है, फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किसमें कंडीशन हो सकती है, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल के अंदर। तो ये अरेंजमेंट था। अब ये है क्लोज टाइप का एक वैस्कुलर बंडल, दिस इज क्लोज्ड। अब क्लोज्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये कैसा है, ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अब ये कॉन्जॉइंट के ही दो टाइप्स हो सकते हैं, कॉन्जॉइंट वाला क्लोज्ड हो सकता है जिसमें कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, और ओपन हो सकता है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। आगे बेटा हमारे पास जो लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट स्टेम लीव और मोनोकॉट रूट स्टेम लीव। अब हम पूरे जो डाइकॉट प्लांट है और मोनोकॉट प्लांट है इनकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे, कैसा ये सारे टिश्यू सिस्टम किस तरह से अरेंज्ड हैं हम वो देखेंगे। For better understanding of tissue organization of root, stem and leaves, it is convenient to study the transverse section of mature zones of these organs. अब हम better understanding इसमें कैसे ये tissue system arrange है root, stem, leaf में, तो हम इनके transverse sections की study करेंगे। हम dicot stem का transverse section देखेंगे, root का देखेंगे, leaf का देखेंगे, तो वो हम एक एक करके root, stem, leaf की study करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे dicot root की। अब डाइकॉट रूट की मैं बात करूं, ये डायग्राम आपके सामने है, तो हम ये देखते हैं डायग्राम के अंदर कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले प्रेजेंट है एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, और उसमें से निकल रहे हैं रूट हेयर। अब क्योंकि ये रूट का डायग्राम है, रूट की बात कर रहे हैं, रूट एपिडर्मिस में से रूट हेयर निकलेंगे ही, और रूट एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रही है कॉर्टेक्स, देन अब ये सारा रीजन क्या है, ये होगा हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सबसे ऊपर आया हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ये जो वैस्कुलर बंडल वाला रीजन होगा ये होगा हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वन बाय वन सब कुछ पढ़ेंगे हम। फिगर को देखिए, ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है हमें सनफ्लावर रूट का। आपकी एनसीईआरटी में किस रूट का डायग्राम है, डाइकॉट रूट कौन सी है, सनफ्लावर रूट है। इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा है यानी एपिडर्मिस है। अब एपिब्लेमा के जो सेल्स हैं प्रोट्रूड करेंगे, यूनिसेलुलर रूट हेयर बनाएंगे। हमने पढ़ा कि रूट हेयर जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं। कॉर्टेक्स रीजन की मैं बात करूं तो इसके अंदर सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, जिसमें कुछ कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो ये जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स के, ये क्या है, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं।
इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अब ये कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है ये है एंडोडर्मिस। आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर वाली ये लेयर है पूरी, ये क्या है हमारी एंडोडर्मिस। अब जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट बोला है कि जो एंडोडर्मिस है उसके सेल्स कैसे हैं, सिंगल लेयर है ये और बैरल शेप्ड सेल्स हैं। सेल्स कैसे होंगे, इस तरह से बैरल शेप्ड, इस तरह के सेल्स से ये पूरी ऐसे सर्कुलर पैटर्न में ये है हमारे पास प्रेजेंट एंडोडर्मिस, और विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इनमें देखो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल दे आर जॉइंड टुगेदर, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। The tangential wall as well as the radial wall of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material सुब्रिन। अब जो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं उनके अंदर की साइड एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल की डेपोजिशन है। वो वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल कौन सा है, सुब्रिन। सुब्रिन यहाँ इस तरह से डिपॉजिट होगा और ये क्या बनाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। सारे एंडोडर्मल जो सेल्स हैं उनके अराउंड ये इस तरह से क्या बनाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ओके, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर थिक वॉल ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरीसाइकल। अब इस एंडोडर्मिस के बाद कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी, अंदर अंदर और लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ इस तरह से, इनको क्या बोला जाएगा, पेरीसाइकल। ये जो सारा लेयर्स प्रेजेंट हैं ये क्या है हमारे पास, पेरीसाइकल। आगे बढ़ते हैं, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट। अब हमने पेरीसाइकल की बात की, जो लेटरल रूट्स निकलेंगी, और मतलब ये रूट की बात हो रही है, लेटरल रूट्स जो निकलनी है मेन रूट से, एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल्स। अब लेटरल रूट्स की इनिशिएशन और जो वैस्कुलर कैम्बियम बनना है वो किन सेल से इनिशिएट होगा, ये पेरीसाइकल वाले सेल्स ही हैं जो लेटरल रूट्स और कैम्बियम के लिए इनिशिएशन कराएंगे, उनको इनिशिएट करवाएंगे फॉर्मेशन को। पिथ इज स्मॉल और इनकंस्पिशियस। यहाँ पे ये जो सेंटर में सेल्स हैं, ठीक है, वेस्कुलर बंडल के सेंटर वाले सेल्स जो हैं उनको बोला जाता है पिथ। एंड ये क्या है, इसमें डाइकोट रूट की मैं बात करूं, छोटी सी पिथ है, आप देख सकते हो, स्मॉल साइज्ड है and inconspicuous. These parenchymatous cells which lie between xylem and phloem are called conjunctive tissue. अब xylem और phloem के बीच में जो cells present हैं ये हमारे पास xylem है, this is xylem, एंड फ्लोएम की मैं बात करूं तो ये जो सेल्स हैं ये फ्लोएम बना रहे हैं। इनके बीच बीच में ये जो सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ, वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द कंजक्टिव टिश्यू। अब इसमें डाइकोट रूट की मैं बात करूं, 2 से लेके 4 फ्लोएम एंड जाइलम जो है वो हो सकते हैं, 2 to 4 जाइलम या फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। और लेटर द कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। इस जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम जो है वो लेटर ऑन अपीयर होएगा। और all these tissue on inner side of endodermis such as pericycle, vascular cambium and pith constitute the stele. अब एंडोडर्मिस के अंदर, अब यहाँ हमने बनाई एंडोडर्मिस, अब इस एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स थे, पेरीसाइकल था, जाइलम था, फ्लोएम था, पिथ था, वो सब मिलके क्या बनाएंगे, उनको कंबाइनिंगली बोला जाता है स्टील, STELE, स्टील। ओके, आगे हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। हम टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट स्टडी करेंगे। अब टीएस ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट रूट जो है उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, बट जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। बहुत सारे वेज हैं जिसमें ये सिमिलर है। इसमें भी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, पेरीसाइकल, पिथ, ये सब कुछ इसमें भी प्रेजेंट है। पर फर्क कहाँ है, एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स। अब डाइकॉट रूट में हमने पढ़ा कि 2 से 4 ही जाइलम फ्लोएम बंडल्स होंगे। देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट के अंदर 6 से भी ज्यादा वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो हो सकते हैं। यानी इसके अंदर कैसी कंडीशन प्रेजेंट है,
पॉलीआर्क। जो मोनोकॉट रूट है वो कैसी है, पॉलीआर्क है, क्योंकि मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट हैं मोनोकॉट रूट में। पिथ जो है वो लार्ज है एंड वेल डेवलप्ड, इसके अंदर जो पिथ होगी वो भी बड़ी है एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट। वेल डेवलप्ड पिथ प्रेजेंट है। मोनोकॉट रूट डू नॉट हैव अंडरगोन एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ना सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम कुछ नहीं बनेगा। ये मोनोकॉट रूट का डायग्राम है, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए पिथ जो है वो लार्ज साइज है, 6 से ज्यादा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 6 से ज्यादा हमारे पास वास्कुलर बंडल्स जो है जाइलम बंडल्स प्रेजेंट हैं। एंड अदर थिंग इज इसमें कैम्बियम एब्सेंट रहेगा, कैम्बियम डेवलप नहीं होगा, तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। आगे चलते हैं। देन वी हैव डाइकोटिलेडनस स्टेम। अब पहले बात की डाइकोट मोनोकोट रूट की, अब बात करेंगे हम स्टेम की। स्टेम की बात करें तो टीएस ऑफ टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एपिडर्मिस है सबसे बाहर प्रेजेंट और कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल। अब रूट में तो क्यूटिकल एब्सेंट था, बट स्टेम के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज क्यूटिकल। इट मे बियर ट्राइकॉम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। अब रूट के हेयर जो थे एपिडर्मिस से निकलने वाले वो थे रूट हेयर। स्टेम के अंदर जो एपिडर्मिस लेयर से जो आउटग्रोथ निकलेंगी, हेयर निकलेंगे, उनको बोलेंगे ट्राइकॉम, और कुछ स्टोमेटा भी हो सकते हैं। सेल्स अरेंज जो है वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होंगे बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे और पेरिसाइकल के ऊपर जो सेल्स हैं वो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट हैं, और ये क्या कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। इस पूरे रीजन को बोला जाता है कॉर्टेक्स। पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में ये जो सारे सेल्स हैं ये क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द कॉर्टेक्स रीजन। अब इस कॉर्टेक्स के भी 3 सब जोन्स हैं। सबसे आउटर वाला है हाइपोडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर क्या है, हाइपोडर्मिस, जो किससे बना हुआ है, कोलन काइमेटस सेल से। ये कोलन काइमेटस सेल्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं, हाइपोडर्मिस। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो ही प्रेजेंट है ये, ठीक है। हम अलग से मार्क कर देते हैं। कोलन काइमा जो है ये सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, हाइपोडर्मिस। इन्होंने क्या बनाया, अरे दे विल फॉर्म द हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट है उसके बाद, अब ये हाइपोडर्मिस वाली लेयर में कोलन काइमा प्रेजेंट है, और ये हमें पता है कि यंग पार्ट ऑफ द प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर, अब क्या है, हाइपोडर्मिस के नीचे जो लेयर है वो होती है कॉर्टिकल लेयर। उसको हम क्या होता है उसमें प्रेजेंट, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी। देन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पेरेनकाइमा सेल से बनी हुई लेयर, जिसको बोलेंगे कॉर्टिकल लेयर, जिसमें जो सेल्स हैं वो बहुत थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस के साथ प्रेजेंट होंगे। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। देन वी हैव एंडोडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट थी हाइपोडर्मिस, देन आई पेरेनकाइमेटस सेल वाली कॉर्टिकल लेयर, एंड देन वी हैव द एंडोडर्मिस थर्ड नंबर पे। एंडोडर्मिस के सेल्स दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीट। अब क्योंकि इसमें स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट हैं, सेल ये जो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं वो स्टार्च में रिच हैं, तो इसको स्टार्च शीट भी बोल दिया जाता है पूरी लेयर को। अब नेक्स्ट इसके नीचे आती है पेरिसाइकल। ये पूरा जो है रीजन ये हमारे पास है पेरिसाइकल वाला रीजन। पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैच ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब जो पेरिसाइकल है वो एक बड़े पैच की फॉर्म में प्रेजेंट है फ्लोएम के ऊपर। ये फ्लोएम है, इसके ऊपर प्रेजेंट है पेरिसाइकल, और किस टाइप ऑफ सेल से बनी हुई है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स से बनी हुई है पेरिसाइकल। In between the vascular bundles there are 2 layers of radially placed parenchymatous cell which constitute the medullary rays। अब ये जो vascular bundle है उसके अंदर बीच बीच में जो parenchymatous cells हैं वो अरेंज्ड होंगे इस तरह से। अब सपोज ये एक पूरा vascular bundle है, इसमें
क्या बोला है कि वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में, अब ये सपोज एक वैस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल है, अब इनके बीच बीच में ये मैंने मल्टीपल वैस्कुलर बंडल्स बना दिए, इनके बीच बीच में पैरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो लेयर्स की फॉर्म में इस तरह प्रेजेंट होंगे और वो क्या बनाएंगे, एलोंगेटेड मेड्यूलरी रेज, उनको क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी रेज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग, इस तरह से सारे वैस्कुलर बंडल एक रिंग लाइक पैटर्न में, राउंड पैटर्न में अरेंज होंगे, और यही रिंग लाइक अरेंजमेंट जो है ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये एक मेन खास फीचर है डाइकॉट स्टेम का। ईच वैस्कुलर बंडल कैसा होगा, कॉन्जॉइंट होगा, ओपन होगा एंड विद एंडार्क प्रोटोजाइलम, कॉन्जॉइंट है, जाइलम फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट है, ये फ्लोएम प्रेजेंट है, ये हमारे पास जाइलम प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट तो है ना, कि एक ही रेडियाई पे फ्लोएम जाइलम दोनों प्रेजेंट है। अब इनमें कैम्बियम भी प्रेजेंट है, तो ये कैसा वैस्कुलर बंडल हुआ, एक ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल है। अब प्रोटोजाइलम जो है वो इंटरनली प्रेजेंट है पिथ के अंदर, और मेटाजाइलम जो है वो आउटवर्ड प्रेजेंट है। पुराना पहले का बना हुआ जाइलम जो है वो इंटरनल प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन कैसी है, एंडार्क कंडीशन है डाइकॉट स्टेम के अंदर, तो एंडार्क प्रोटोजाइलम है। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट द पिथ, अब ये जो सेंट्रल पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, लार्ज बड़े बड़े पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होंगी, ये क्या बनाएंगे मिलके, पिथ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सेंट्रल पोर्शन में ये प्रेजेंट हैं। अब ये डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें मैंने रिंग लाइक अरेंजमेंट दिखाने के लिए ये डायग्राम अटैच किया है। अब देखिए सारे वैस्कुलर बंडल्स इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में, रिंग लाइक पैटर्न में अरेंज्ड हैं, और ये क्या है, रिंग लाइक पैटर्न जो है, रिंग लाइक पैटर्न ऑफ वैस्कुलर bundles, this is the characteristic feature of a dicot stem, ठीक है। तो मेड्यूलरी रेज यहां प्रेजेंट होंगी इस तरह से वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में, ओके। देन हमारे पास आती है मोनोकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो जैसे डाइकॉट स्टेम में कुछ फीचर थे, वैसे ही मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के कुछ कुछ फीचर सिमिलर होंगे। अब मोनोकॉट स्टेम की बात करें, इट हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, वहां पे हाइपोडर्मिस क्या थी, कॉलनकाइमा सेल से बनी थी, यहाँ हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, अब हमने डाइकॉट स्टेम में पढ़ा कि जो वैस्कुलर बंडल है वो एक पैटर्न में अरेंज है, रिंग लाइक पैटर्न, पर इसमें आप वैस्कुलर बंडल्स देखिए कहीं भी अरेंज्ड हैं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कहीं भी अरेंज्ड होंगे। ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, अब हर जो वैस्कुलर बंडल है उसके आसपास एक बंडल शीथ होगी, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है वो सराउंड करेंगे, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे और वो क्या बनाते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं, जब वैस्कुलर बंडल जो है वो स्क्लेरेनकाइमा शीथ से सराउंडेड हो, इट इज नोन एज बंडल शीथ। लार्ज इनकंस्पिशियस पैरेनकाइमा ग्राउंड टिश्यू है, ये जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें कौन से ये सारे सेल्स हैं, दीज आर पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, ओके। वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट हैं बट क्लोज हैं, जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियाई पे तो प्रेजेंट है पर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, तो कैसे वैस्कुलर बंडल हैं ये, क्लोज्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, अब आप ये देखिए जो यहाँ पेरीफेरी की तरफ वैस्कुलर बंडल्स हैं वो छोटे हैं एज कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड, जो सेंटर में लोकेटेड है वो बड़े साइज के वैस्कुलर बंडल्स हैं, और जो पेरीफेरी आउटर रीजन में प्रेजेंट है वो स्मॉलर इन साइज है। फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वो एब्सेंट है, मोनोकॉट स्टेम के अंदर फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट है, एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज हैं, यहाँ एक कुछ कैविटीज प्रेजेंट होंगी इस तरह से, और वो क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज हैं, जो कैविटी जाइलम ने डिग्रेड होके बनाई है उसमें क्या है, वाटर स्टोर होगा, यानी कि ऐसी कैविटी जो जाइलम डिग्रेड होने के बाद कैविटी बन गई और वहां क्या प्रेजेंट है,
वाटर प्रेजेंट है. सो सच कैविटीज आर प्रेजेंट इन द विद इन द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम. मूविंग अहेड हमारे पास आता है डाइकॉट लीफ. अब डाइकॉट लीफ को बोला जाता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ. डॉर्सी वेंट्रल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस का जो एनाटॉमी है कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, इसलिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ. द वेंट्रल सेक्शन ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमाइना शोज 3 मेन पार्ट्स. 3 मेन पार्ट्स हैं इसके वेंट्रल सेक्शन की बात करें तो. एपिडर्मिस दिखती है हमें, मीजोफिल दिखता है और वैस्कुलर सिस्टम दिखता है. अब यहाँ पे बात करें हम डॉर्सल साइड की तो हमें क्या दिखती है? एपिडर्मिस दिखेगी, मीजोफिल दिखेगी एंड हमें दिखेंगे वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम. द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द अपर सरफेस. अब अपर सरफेस को जो कवर कर रही है एपिडर्मिस उसको हम बोलेंगे अडेक्सियल एपिडर्मिस. ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस है अपर सरफेस की तरफ पे उसको हम बोलेंगे अडेक्सियल एपिडर्मिस. एंड जो हमारी लोअर एपिडर्मिस है लोअर सरफेस पे है वो है अबैक्सियल. बी और डी का ही फर्क है, अपर साइड पे अडेक्सियल, लोअर साइड पे अबैक्सियल. ठीक है, तो ये छोटा सा फर्क है, ध्यान से पढ़ना अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो. ओके, एंड लोअर सरफेस अबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल. अब दोनों ही जो एपिडर्मिस है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? उनपे प्रेजेंट होगा ये क्यूटिकल लेयर. ये क्यूटिकल लेयर क्या दोनों तरफ पे प्रेजेंट रहेगी. नेक्स्ट बोला गया है कि अबैक्सियल सरफेस यानी कि जो लोअर एपिडर्मिस है जनरली बियर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा देन द अडेक्सियल एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस के पास ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द अपर एपिडर्मिस. लेटर में इवन लैक स्टोमेटा. और जो अपर है ना उस पे तो हो सकता है स्टोमेटा हो भी ना. द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल. जो पूरा ग्राउंड टिश्यू है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच ये क्या है? मीजोफिल है. ठीक है, अब मीजोफिल की बात करें, मीजोफिल विच possesses chloroplast and carry out photosynthesis is made up of parenchyma. अब ये जो मीजोफिल है लीफ के अंदर इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे और ये फोटोसिंथेसिस का काम कर सकते हैं. और ये बने किस तरह के सेल्स से होंगे? पेरेनकाइमा सेल्स, यानी पेरेनकाइमा सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा. 2 तरीके के सेल्स हो सकते हैं, पेलिसेड पेरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा. जो मीजोफिल को बनाने वाले पेरेनकाइमा सेल्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी. अब जो अपर सरफेस है यानी अडेक्सियल सरफेस है उस पे होंगे पेलिसेड पेरेनकाइमा. आप ये देख सकते हो दीज आर पेलिसेड पेरेनकाइमा. जो लॉन्ग है, टाइटली क्लोजली अरेंज्ड हैं, वो है पेलिसेड पेरेनकाइमा. मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर. इस तरह से वर्टिकली अरेंज हैं एक दूसरे के पैरेलल. Round, oval and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade parenchyma cells and extend to the lower epidermis. अब इस palisade parenchyma के नीचे ये जो round shaped cells हैं वो प्रेजेंट हैं जिनके अंदर बहुत सारी ये एयर कैविटी प्रेजेंट है. इनको बोलते हैं हम स्पॉन्जी पेरेनकाइमा सेल्स. ये बनाते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल. और ये कहाँ किस और प्रेजेंट होंगे? अबैक्सियल सरफेस लोअर एपिडर्मिस की तरफ ये प्रेजेंट रहेंगे. नेक्स्ट है न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स. अब बहुत स्पॉन्जी पेरेनकाइमेटस सेल्स के बीच बहुत सारी लार्ज एयर स्पेसेस होंगी. वैस्कुलर सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें वैस्कुलर बंडल्स हैं which cannot be seen in veins and midribs which can be seen. अच्छा, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनको जब हम किसी लीव का सेक्शन लेंगे तो वेन और मिडरिब वाला जो सेक्शन होगा वहां पे हमें इजीली वैस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं. साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ वेन. जितना किसी वेन का साइज है, वेन थिक है थिन है क्या साइज है, वैसे ही उसके वैस्कुलर बंडल का साइज भी डिफरेंशिएट करता है. वेन्स कैरी इन थिकनेस. वेन्स जो है वो वेरी करेंगी थिकनेस में इन रेटिकुलेट विनेशन ऑफ डाइकॉट. अब रेटिकुलेट विनेशन की बात करें तो वहां पे तो मिडरिब है, उसका जो थिकनेस है वो कुछ और है. मेन वेन्स का थिकनेस थोड़ा कम रहेगा और जो वेनलेट्स हैं उनका थिकनेस तो और भी कम रहता है. तो यानी डाइकॉट लीफ के अंदर जो वेन्स हैं उनकी थिकनेस वेरी करती है, डिफर करती है. तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो सराउंडेड बाय अ लीफ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स. जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनके आसपास बंडल शीथ सेल्स की लेयर रहेगी. हेयर यू कैन सी ये पूरे क्या हैं? बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है. ये वैस्कुलर बंडल है अंदर
और इसके आसपास लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल्स पूरी प्रेजेंट है। आप जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन यहाँ देख ही सकते हो, इस तरह से प्रेजेंट है पूरे बंडल शीथ के अंदर, एनक्लोज किया हुआ है बंडल शीथ ने जाइलम और फ्लोएम को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोबाइलेटरल मोनोकॉटिलेडनस लीफ। अब मोनोकॉट लीफ जो है उसको आइसोबाइलेटरल बोला है क्योंकि ये दोनों डोर्सल वेंट्रल इसके सेम है, आइसो मींस सेम। अब इसकी एनाटॉमी की बात करेंगे। एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डोर्सीवेंट्रल लीफ इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीके हैं जिनमें ये सिमिलर है। इट शोज फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, चाहे वो अडेक्सियल है चाहे अबेक्सियल है, दोनों ही एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहेंगे। एंड मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कोई डिफरेंस नहीं होगा कि कोई पेलिसेड पैरेन्काइमा कोई स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, एक जैसी सिंगल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ हमारे पास मीजोफिल रहेगी एक आइसोबाइलेटरल यानी कि मोनोकॉट लीफ के अंदर। ग्रासेस यानी मोनोकॉट्स की बात हो रही है, ग्रासेस के अंदर जो अडेक्सियल साइड है, अपर सरफेस है अडेक्सियल एपिडर्मिस, along the veins modify themselves into large empty colorless cells। जो अडेक्सियल सरफेस के एपिडर्मल सेल्स होंगे वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे और कैसे बन जाएंगे, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। जो वेन्स के आसपास वाले सेल्स होंगे ना एपिडर्मिस में, उन वो मॉडिफाई होके कैसे बन जाएंगे, लार्ज एम्प्टी यानी होलो हो जाएंगे और कलरलेस बन जाएंगे। और इनको क्या कहा जाता है, बुलीफॉर्म सेल्स। ये क्या बन जाएंगे, बुलीफॉर्म सेल्स बन जाएंगे। When the बुलीफॉर्म cells in leaf have absorbed water and are turgid, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे सेल्स, अब अंदर से होलो है, वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, तब तो जब ये टाइट ऐसे हो जाएंगे, फूल जाएंगे तो टाइट हो जाएंगे, तो लीफ की सरफेस एक्सपोज हो जाएगी। अब जब फ्लैसिड है ये, क्योंकि वाटर स्ट्रेस है ना, वाटर की कमी आ गई, इनमें से पानी निकल गया है ना, तो ये क्या हो गए, एकदम फ्लैसिड हो गए, पिचक गए। तो ये पिचकने के बाद कर्ल कर जाएंगे, ठीक है, फ्लैसिड हो जाएंगे। तो दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर स्ट्रेस। अब ये पिचक गए तो लीफ भी कर्ल हो जाएगी ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस है, लॉस ऑफ वाटर जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये क्या था, बुलीफॉर्म जो सेल्स हैं उनका फंक्शन था। जब वाटर अबंडेंट प्रेजेंट है तो ये फूले फूले रहेंगे, टर्जिड रहेंगे, जब पानी की कमी आए तो बेचारे पिचक गए, लीफ को कर्ल करा लिया ताकि और वाटर लॉस ना हो, सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाए। Parallel venation in the monocot leaves is reflected in the near similar sizes of vascular bundles। अब क्योंकि monocot leaf में parallel venation है, veins का size almost same होता है unlike dicot leaf, तो इनके अंदर जो vascular bundle है उनका size भी near similar रहेगा, एक्सेप्ट इन मेन वेन। अब जो मेन वेन है वो तो थिक रहती ही है, उसमें जो वैस्कुलर बंडल हैं वो लार्जर हो सकते हैं, बट बाकी जो वेन्स हैं उनमें वैस्कुलर बंडल्स के साइज सेम रहेंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज की होती हैं अनलाइक डाइकोट लीफ। तो ये चीज हम वर्टिकल सेक्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ मोनोकॉट लीफ की टीएस का डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अडेक्सियल सरफेस है, यहाँ पे अबेक्सियल एपिडर्मिस है। जो आप मीजोफिल सेल्स को एब्जॉर्ब करिए, कोई पेलिसेड कोई स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में है, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ हमारे पास मीजोफिल प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है और ये हमारे पास फ्लोएम प्रेजेंट है, एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट है ये। तो कैसी कंडीशन है ये, कॉन्जॉइंट कंडीशन है ये। ओके तो ये था मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी। हमने टिश्यूज पढ़े, टिश्यू सिस्टम्स पढ़े, देन एनाटॉमी पढ़ी, पूरा चैप्टर जो है वो हमने फिनिश कर दिया है। नाउ अगर बेटा आपको सेशन अच्छा लगा तो पहले तो लाइक शेयर कर दो, ठीक है, फ्रेंड्स को भी बता दो, और कोई भी डाउट है, इफ यू एनी डाउट देन प्लीज डू कमेंट डाउन, हम आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज नीट नोवा को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही लेक्चर में, वन शॉट में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, एनसीईआरटी की 1 बाय 1 सारी लाइन्स रीड की हैं, डायग्राम्स भी समझे हैं। इसी तरह हम आगे आने वाले सेशंस में और चैप्टर्स भी कवर करेंगे। और सब्सक्राइब टू नीट नोवा गाइज, ताकि आप और नीट प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स जो हैं वो देखते रहें और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।